हेलो एंड वेलकम टू इंस्पायरो एजुकेटर्स। आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है इंस्पायरो एजुकेटर्स में। और जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के एक सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर और बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर लैटिट्यूड एंड लैंगिट्यूड के बारे में, अक्षांश और देशांतर के बारे में। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने अक्षांश और देशांतर की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा किया था और इस क्लास में हम उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए कह सकते हैं कि अक्षांश और देशांतर से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में सीखेंगे, जिसमें से उम्मीद करते हैं कि पिछले क्लास के माध्यम से आपको ये समझ में आ गया होगा कि अक्षांश क्या होते हैं और देशांतर क्या होते हैं। और उस क्लास के माध्यम से हमने आपको ये भी समझाने का प्रयास किया कि किस तरीके से अक्षांश के कुछ स्पेसिफिक नाम दिए गए हैं या कुछ स्पेसिफिक अक्षांश होते हैं और कुछ स्पेसिफिक देशांतर होते हैं। साधारणतः आप लोग जानते हैं कि अक्षांश और देशांतर का प्रयोग किसी भी स्थान की स्थिति का निर्धारण के लिए करते हैं, लेकिन समय बीतने के साथ साथ आगे अक्षांशों और देशांतरों का प्रयोग अलग अलग परिप्रेक्ष्य में किया जाता है और उसी के तहत अलग अलग अक्षांश या अलग अलग देशांतर के अलग अलग नाम पड़े हैं या उनको अलग अलग विशेषताओं के आधार पर उनके अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो चलिए एक बार फिर से आपका स्वागत स्वागत है ज्योग्राफी स्पेशल प्रोग्राम के अंतर्गत, जो आपके सभी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए समान रूप से उपयोगी है। और आपको पता ही है कि जैसा कि इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी और ज्योग्राफी ऑफ इंडिया को कवर करने वाले हैं। तो आज का हमारा क्लास वर्ल्ड ज्योग्राफी, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, अक्षांश और देशांतर का पार्ट सेकंड है। पार्ट वन पहले ही अपलोड हो चुका है। तो आप लोग जल्द से जल्द इस कोर्स को बाई कर लीजिए, परचेस कर लीजिए। इंस्पायरो एजुकेटर्स में ऐप को डाउनलोड करिए, इंस्पायरो एजुकेटर डाउनलोड, और वहाँ से इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए अक्षांश और देशांतर की अगर हम कुछ स्पेशल बातों के बारे में और आगे बढ़ते हैं, यानी पिछली क्लास को अगर हम आगे बढ़ाते हैं, तो उम्मीद करते हैं कि अक्षांश और देशांतर क्या होता है ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर लीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इंफॉर्मेशन पहुंच सके। ठीक है, तो अगर हम कुछ स्पेसिफिक अक्षांश रेखाओं की पहले बात करते हैं, बारी बारी से पहले अक्षांश रेखाओं की बात करेंगे, फिर देशांतर रेखाओं की बात करेंगे। तो अक्षांश देशांतर क्या होता है ये आपने पिछले क्लास में सीखा था। तो अगर हम कुछ स्पेसिफिक अक्षांश रेखाओं की बात करें, तो जैसा कि ये ग्लोब आपके सामने है, आप देख ही रहे हैं, और आप जानते हैं कि ग्लोब के मध्य से खींची जाने वाली, यानी कि जो आपका ग्लोब है, ग्लोब एक वृत्त है या सर्कल है, कह सकते हैं कि क्या है, ये एक सर्कल है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं ये एक गोला है। तो अगर इस गोले को हम दो बराबर भागों में बांट दें, तो जो इसके ठीक मध्य से आपकी लाइन खींची गई है, इसको हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं। तो इसका एक गोला भाग अलग हो जाएगा, एक गोला भाग अलग हो जाएगा, इसलिए इस ऊपर वाले हिस्से को नॉर्थ हेमिस्फीयर, जबकि नीचे वाले हिस्से को साउथ हेमिस्फीयर कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ये सारी बातें पिछले क्लास में भी हुई थी। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए अगर हम देखें, तो अगर इस ग्लोब को हम इस तरीके से एक मैप में या मानचित्र में फैला दें, वही जो ग्लोब अभी आप देख रहे थे, तो इस तरीके से आपका वर्ल्ड मैप दिखता है, जिसमें आपको पता ही है कि अलग अलग महाद्वीप है, अलग अलग महासागर है, जिनके बारे में हम अगले क्लास में या नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे, जब हम महाद्वीप और महासागर के बारे में बात करेंगे। जनरली आप जानते हैं यहाँ पर आपका भारत है, और उसके बाद ये एशिया महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ये दक्षिणी अमेरिका है, ये उत्तरी अमेरिका है। और महासागर की बात करें तो ये अटलांटिक महासागर है, ये हिंद महासागर है, ये प्रशांत महासागर इधर भी है, और प्रशांत महासागर इधर भी है, क्योंकि वहीं बीच से इसको आपको काट के फैलाया गया, आप ऐसा कह सकते हैं। और उसके बाद इधर अंटार्कटिका है, और इधर साउदर्न ओशियन या अंटार्कटिका महासागर, और इधर आर्कटिक महासागर है। तो जनरली ये इंफॉर्मेशन आपके पास होगी। तो पृथ्वी के मतलब ऐसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित कर देती है, उत्तर और दक्षिण, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दो अलग अलग भागों में विभाजित कर देती है, वो लाइन को हम लोग कहते हैं विषुवत रेखा। और इसका अक्षांशी मांस होता है 0 डिग्री। क्या होता है? 0 डिग्री। तो आपको पता है कि यह क्या होता है? 0 डिग्री अक्षांश, ये आपको पहले से भी बताया गया है। ठीक है, और इसका नाम क्या हो गया? इक्वेटर। इक्वेटर, या इसको हम लोग बोलते हैं विषुवत रेखा। अभी क्या इनका काम है ये सब हम आगे सीखते रहेंगे। अभी ये जानते रहिए कि इस रेखा को बोलते क्या है, या फिर इसको हम लोग भूमध्य रेखा भी कहते हैं। ठीक है, तो ये पहली स्पेसिफिक, वास्तव में ये क्या है? वास्तव में भूमध्य रेखा क्या है? एक अक्षांश रेखा ही है, उसका एक स्पेसिफिक नाम भूमध्य रेखा पड़ गया है। ठीक है,
और उसके कई कारण हैं, उसको आप लोग आगे सीखेंगे। उसके बाद अगर हम दूसरी इस रेखा की बात करें, दूसरी अक्षांश रेखा की बात करें, तो आपको इसके बारे में भी बताया गया था 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ, और उसके बाद 23.5 डिग्री कह सकते हैं कि साउथ, 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ। 23.5 डिग्री नॉर्थ वाली जो लाइन है, 23.5 डिग्री नॉर्थ वाली जो लाइन है, इसे हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, या फिर हम इसको बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। जबकि 23.5 डिग्री साउथ वाली जो लाइन है, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नाम से जाना जाता है, या इसे हिंदी में बोलते हैं मकर रेखा। ठीक है, मान अक्षांशी मान कितना है? 23.1/2 डिग्री। 23.1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश, नॉर्थ लेटिट्यूड क्या कहलाएगा? कर्क रेखा। और जबकि दक्षिणी अक्षांश 23.1/2 दक्षिणी अक्षांश क्या कहलाएगा? मकर रेखा। ठीक है, और अगर ऊपर बढ़े तो फिर आपका आता है 66.1/2 डिग्री, 66.1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और 66.1/2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, साउथ लैटिट्यूड ना। तो 66.1/2 डिग्री नॉर्थ जो आपका अक्षांश है, इसको हम लोग आर्कटिक सर्कल बोलते हैं या आर्कटिक वृत्त बोलते हैं। और जबकि 66.1/2 डिग्री साउथ वाला जो लाइन है, इसको हम लोग अंटार्कटिक सर्कल बोलते हैं या अंटार्कटिक वृत्त बोल सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में शायद हम लोग पिछले क्लास में भी इन रेखाओं के बारे में जाने थे। अब इसके अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं जिनके बारे में जान लेना बहुत ही आवश्यक है ना। एक जो बहुत ही कह सकते हैं कि प्रचलित अक्षांश है, जिसको हम लोग अश्व अक्षांश के नाम से जानते हैं। कौन से नाम से? अश्व अक्षांश। हॉर्स लैटिट्यूड। अश्व मतलब क्या होता है? घोड़ा। तो घोड़े के अक्षांश से या अश्व अक्षांश किस अक्षांश रेखा को कहते हैं? तो उत्तरी अक्षांश में, उत्तरी अक्षांश में या फिर दक्षिणी अक्षांश में 30 से 35 डिग्री, 30 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। 30-35 कहाँ होगा भाई? ये आपका विषुवत रेखा है, ये 23.5 है, तो 30 से 35 डिग्री, 30 डिग्री नॉर्थ अक्षांश और 35 डिग्री नॉर्थ अक्षांश जो है, इनके मध्य के अक्षांशों को इधर भी, मतलब कि उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी, दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम लोग अश्व अक्षांश के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? अश्व अक्षांश। अश्व अक्षांश की विशेषता क्या होती है? अश्व अक्षांश में एटमॉस्फेरिक प्रेशर या वायुमंडलीय दबाव अधिक होता है। वायुमंडलीय दबाव अधिक होता है। जब आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर पढ़ेंगे तब आपको वहां पर, जब एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन पढ़ेंगे, वायुमंडलीय परिसंचरण पढ़ेंगे, तब इसका कारण भी पता चलेगा कि यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर या वायुमंडलीय दबाव क्या होता है। जब आप पूरा ज्योग्राफी पढ़ लेंगे तो सारी चीजें धीरे धीरे आपको समझ में आएंगी। फिलहाल अभी हम अक्षांश और देशांतर की बात कर रहे हैं, तो आपको अभी इतना जानना आवश्यक है कि अश्व अक्षांश 30 से 35 डिग्री उत्तरी और 30 से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य के जो अक्षांश है, उन्हीं को हम लोग अश्व अक्षांश के नाम से जान लेते हैं। और यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर अधिक होता है, जिसके कारण से जब प्राचीन काल में व्यापारी लोग यहाँ पर जाते थे अपना नाव लेके, तो प्रेशर अधिक होने के कारण से नाव वहां पर डूबने लगती थी। प्रेशर अधिक होगा तो भार बढ़ जाएगा, तो इसके कारण से अगर व्यापारी लोग, घोड़े वोड़े का व्यापार ज्यादा होता था, तो वो लोग वहां पर घोड़ा 2, 4, 10, 20 घोड़ा अपने नाव से उतार के महासागर में फेंक देते थे, नहीं तो नाव ही डूब जाती, सारे डूब जाते। इसीलिए उसका नाम अश्व अक्षांश पड़ा या हॉर्स लैटिट्यूड के नाम से उसको जाना जाता है। उम्मीद है ये कहानी आप लोग सुने होंगे, नहीं सुने होंगे तो सुन लिए और समझ गए होंगे उसको क्यों अश्व अक्षांश कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो फिर एक शब्द और प्रयोग होता है जिसको हम लोग इक्विनॉक्स बोलते हैं। इक्विनॉक्स या इसको हम लोग विषुव बोलते हैं। विषुवत रेखा से ही बना है विषुव, विषुवत रेखा से ही बना है क्या? विषुव। जनरली विषुव की स्थिति विषुवत रेखा पर ही होती है,
थोड़ा बहुत ये कह सकते हैं कि स्थानांतरित हो सकती है। विषुव क्या होती है? विषुव वह अक्षांश होता है या विषुवत रेखा की वह स्थिति होती है जब जिस दिन विषुवत रेखा पर दिन और रात बराबर एकदम इक्वल होते हैं, 12-12 घंटे के, 12 घंटे का दिन, 12 घंटे का रात, उस दिन विषुवत रेखा को हम लोग विषुव या इक्विनॉक्स की स्थिति में मानते हैं या विषुव की स्थिति में मानते हैं। तो ये अक्षांश रेखाओं की कुछ विशेषताएं हो गई या कुछ स्पेशल नाम हो गए। और अक्षांश रेखाओं की विशेषताओं बाकी आप लोगों ने पढ़ा था कि अक्षांश वृत्त एक पूर्ण वृत्त होता है या अक्षांश रेखाएं पूर्ण वृत्त होती है। अक्षांशों की संख्या विषुवत रेखा के साथ 181 है, जबकि अगर हम अक्षांश की बात करें तो 181, और अक्षांश रेखा की बात करते हैं तो फिर ध्रुवों पर जो अक्षांश है 90 डिग्री अक्षांश उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये रेखाएं नहीं है, ये एक पॉइंट है। तो अक्षांश रेखाओं की बात करें तो 179 हो जाएंगी, 2 कम हो जाती हैं। अक्षांश एक पूर्ण वृत्त होता है। प्रत्येक विषुवत रेखा पर जो अक्षांश रेखा है उसकी लंबाई सर्वाधिक होती है, और जैसे जैसे आप ध्रुवों की तरफ बढ़ते जाएंगे अक्षांश रेखाओं की लंबाई कम होती जाएगी। और लेकिन तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वो हर जगह पर बराबर होती है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग 111.23 किलोमीटर के आसपास होती है। ये सारी चीजें आपको पिछले क्लास में भी बताई गई थी और आपने नोट किया होगा। अब हम लोग अगर हम इस क्लास में आगे बढ़ते हैं तो इस क्लास में अब हमको सीखना है थोड़ा सा कि अक्षांश रेखाओं की बात तो कर लिए, अक्षांश रेखाएं, अलग अलग अक्षांश रेखाएं के बारे में बात हम लोग कर लिए। अब अगर हम देशांतर रेखाओं के बारे में भी थोड़ा जान लें कि देशांतर रेखाएं किस तरीके से आपके लिए उपयोगी है। हालांकि अक्षांश और देशांतर दोनों आपके लिए समान रूप से उपयोगी है, और बिना दोनों के स्थिति के निर्धारण किए बगैर आप किसी भी स्थान की स्थिति का निर्धारण नहीं कर सकते कि कोई देश का विस्तार कितना है, कोई राज्य का विस्तार कितना है ना। इसके विस्तार को समझने के लिए हमको अक्षांश और देशांतर चाहिए ही चाहिए। तो अगर अब हम थोड़ा सा देशांतर रेखाओं की बात करें तो देशांतर रेखाओं के भी प्रमुख विशेषताओं के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था, और आपने पाया था कि देशांतर रेखाएं नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाकर खींची जाती हैं। यानी अगर ये आपका देखिए नॉर्थ पोल है तो नॉर्थ पोल के चारों तरफ, नॉर्थ पोल से साउथ, नॉर्थ पोल के चारों तरफ 1-1 डिग्री के अंतराल पर आपके देशांतर खींचे जाते हैं। और अगर एक सर्कल 360 डिग्री का होता है, 1-1 डिग्री के अंतराल पर खींचे गए तो टोटल 360 देशांतर रेखाएं इस तरीके से गोले के चारों तरफ खींची जाती हैं। और यहाँ से होकर फिर ये साउथ पोल, यानी कि आप कह सकते हैं कि दक्षिणी अक्षांश पे आके दक्षिणी ध्रुव पर आके मिलते हैं। नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाकर खींची जाने वाली उत्तर से दक्षिण लाइन को ही हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं। देशांतर रेखाएं की जो लंबाई होती है वो हर देशांतर रेखा की बराबर होती है। देशांतर रेखाएं एक अर्धवृत्त होती हैं, पूर्ण वृत्त नहीं होती है, अर्धवृत्त होती है। यहाँ से मिलाएंगे यहाँ तक जाएंगे तो अर्धवृत्त ही होगा, ठीक है। विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सर्वाधिक होती है, सबसे अधिक होती है, लगभग 111.32 किलोमीटर के आसपास। जैसे जैसे विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ आप बढ़ते हैं वैसे वैसे देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कम होती जाती है, और ध्रुवों पर पहुंचते ही देशांतर रेखाएं सब आपस में मिल जाती हैं। ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको पिछले क्लास में प्रोवाइड किए गए थे। अब हम कुछ स्पेशल देशांतर रेखाओं की अगर बात करें तो सबसे पहला जो प्रमुख आपका देशांतर रेखा है वो है प्रधान मध्याह्न रेखा। कौन सा है? प्रधान मध्याह्न रेखा, ठीक है, प्रधान मध्याह्न रेखा। अब प्रधान मध्याह्न रेखा क्या है और क्यों है ना, प्रधान मध्याह्न रेखा क्या है और क्यों है। तो अगर हम प्रधान मध्याह्न रेखा की बात करते हैं तो जो आपका 0 डिग्री देशांतर है, प्रधान मध्याह्न रेखा कुछ अलग से नहीं है, क्या है? देशांतर ही है। क्या है? देशांतर। कौन सा देशांतर? 0 डिग्री देशांतर। 0 डिग्री देशांतर को हम लोग प्रधान मध्याह्न रेखा के नाम से जानते हैं। प्रधान मध्याह्न रेखा की उपयोगिता क्या है? टाइम निर्धारण। अब क्या है, ग्लोब आपका इतना बड़ा है, पृथ्वी आपकी इतनी बड़ी है, पृथ्वी पर अलग अलग समय में दिन रात अलग अलग समय होता है, तो समय के निर्धारण में कठिनाई होती है। इसलिए
प्रधान मध्याह्न रेखा का निर्धारण किया गया। और प्रधान रेखा निर्धारण जैसे कि अगर हम मान लेते हैं कि ये आपका 0 डिग्री है देशांतर, यही आपका 0 डिग्री देशांतर है, आप देख रहे हैं 0 डिग्री देशांतर। तो 0 डिग्री देशांतर को एक मानक समय रेखा मान लिया गया कि भैया ये मानक समय रेखा या स्टैंडर्ड कह सकते हैं कि टाइमलाइन, स्टैंडर्ड टाइमलाइन। और इस पे जो टाइम होगा उसी का आधार बनाकर अन्य देशों में टाइम का निर्धारण किया जाता है। ऐसा बनाया गया टाइम जोन कि जैसे ही आप प्रधान मध्याह्न रेखा या 0 डिग्री देशांतर के अगर आप पूरब में बढ़ते हैं और पश्चिम में बढ़ते हैं, इधर आपका पूर्वी गोलार्ध होगा, इधर आपका पश्चिमी गोलार्ध होगा। जैसे जैसे आप पूर्वी गोलार्ध में आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे जो समय में परिवर्तन आता है, आपको पता है कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर कितने दिनों में लगा लेती है, कितने दिनों में लगा लेती है भैया? 265 दिनों में ना। तो होता क्या है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं 24 घंटे में अपने अक्ष पर घूम जाती है, 24 घंटे में अपने अक्ष पर घूम जाती है, तो दिन और रात होता है। पृथ्वी की गतियों से संबंधित एक अलग से सेशन अलग से होगा जिसमें आप लोग पृथ्वी की गतियों को समझेंगे और तब आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर एक अक्षांश का अंतर होता है, जैसे 0 डिग्री से आप 1 डिग्री देशांतर आगे गए, तो जो समय में अंतर आता है वो आता है 4 मिनट का। कितने का? 4 मिनट का। अर्थात अगर आप 0 से 15 डिग्री देशांतर पहुंच गए, मान लीजिए 10 ये है और 15 डिग्री देशांतर मान लीजिए यही बीच में होगा, 10 ये है ना भाई, 10 ये 20 तो 15 ये बीच में होगा। तो 15 डिग्री देशांतर पर जो समय होगा, 15 डिग्री देशांतर पर जो समय होगा वो कितना होगा? अगर यहाँ 12 बज रहा है, 12 बजे का मान लीजिए दिन है, तो 15 डिग्री देशांतर पर समय कितना होगा? एक देशांतर के अंतर पर 4 मिनट, तो 15 देशांतर के अंतर पर 15 चौका 60 मिनट, 15 चौका 60 मिनट। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? एक देशांतरी अंतराल पर या 1 डिग्री देशांतरी अंतराल कितने के बराबर होता है? 4 मिनट के। कितने के बराबर होता है? 4 मिनट। तो 15 डिग्री अगर आपका देशांतरी अंतराल होता है तो कितना हो जाएगा? 15 × 4 यानी कि 60 मिनट। 60 मिनट का मतलब क्या हो गया? 1 आवर्स, 1 घंटे। यानी अगर आप पूर्वी गोलार्ध में 15 डिग्री देशांतर मूव करते हैं तो समय 1 घंटे आगे हो जाता है, समय 1 घंटे आगे हो जाता है। पूर्वी गोलार्ध में अगर आप एक देशांतर मूव करते हैं तो समय 4 मिनट, 2 देशांतर तो 8 मिनट, 3 देशांतर आगे गए तो 12 मिनट। इस तरीके से आप जैसे जैसे आगे की तरफ पूर्वी गोलार्ध में बढ़ेंगे आपका टाइम बढ़ता जाएगा। अगर यहाँ पर किसी समय 4 बज रहा है तो फिर 15 डिग्री देशांतर पर 5 बजेगा, 15 डिग्री देशांतर पर 5 बजेगा। इस हिसाब से आप देखते हैं कि जो भारत की मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री, भारत की मानक समय रेखा 82 सही 1/2 डिग्री, 82 सही 1/2 डिग्री, वहां तक पहुंचते पहुंचते आप सोच लो यहाँ से 0 से 82 पहुंचे तो 82 सही 1/2 डिग्री तक कितने घंटा हो जाएगा? 5.5 घंटे का अंतर हो जाएगा, 5.5 घंटे का। निकालना हो तो निकाल लीजिए भैया। 82 डिग्री है और 1 डिग्री का 4 मिनट अंतर है, तो 4 दूनी 8 और 4 अठे 32, 328 मिनट हो गया, 328 मिनट हो गया। आधा डिग्री और मतलब 2 मिनट और मतलब 330 मिनट। और 330 मिनट को आप घंटे में बदलेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 6×5 = 30, 5.5, 5.5 यानी 5.5 घंटे। इसीलिए भारत का जो समय होता है वो ब्रिटेन के समय से 5.5 घंटा आगे होता है, 5.5 घंटा आगे होता है। और जो ये समय 0 डिग्री देशांतर रेखा है यह ब्रिटेन के ग्रीनविच वेधशाला से होकर गुजरता है, इसीलिए इसको ग्रीनविच मीन टाइम के नाम से जानते हैं, GMT। क्या नाम से जानते हैं? GMT। सारी चीजें नोट करते रहिएगा, जो हम नहीं लिख पाए उसको बोल तो जरूर रहे हैं, तो उसको आप लोग कॉपी कलम रख के देखिए, नोट कर लीजिए। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है वो ब्रिटेन का मानक समय रेखा है, स्टैंडर्ड टाइम लाइन है। और इसी टाइम लाइन से अन्य देशों का टाइम कह सकते हैं कि कंपेयर होता है ना। जैसे जैसे इस टाइम लाइन के आप पूर्वी गोलार्ध में बढ़ेंगे समय
आगे बढ़ेगा। और जैसे जैसे आप अगर पूरब से पश्चिम की तरफ आते हैं तब फिर समय कम होता जाएगा। कम होने का जो रेट होगा वो कितना होगा, उतना ही होगा, 4 मिनट। 1 डिग्री देशांतर अगर आप पीछे आते हैं तो 4 मिनट टाइम पीछे हो जाएगा। 2 डिग्री देशांतर आएंगे तो 8 मिनट पीछे हो जाएगा। 15 डिग्री देशांतर पीछे आ गए तो फिर कितना हो गया, 1 घंटा। 1 घंटा क्या हो जाएगा, पीछे हो जाएगा समय। ठीक है, तो जैसे जैसे इस गोलार्ध में बढ़ेंगे टाइम कम, जैसे जैसे इस गोलार्ध में बढ़ेंगे टाइम अधिक होता चला जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया। और क्योंकि यह ब्रिटेन के ग्रीनविच वेधशाला से होके गुजरती है, ग्रीनविच वेधशाला से होके गुजरती है, इसीलिए इसको जीएमटी या ग्रीनविच मीन टाइम के नाम से जानते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम के नाम से जानते हैं। तो ग्रीन प्रधान मध्याह्न रेखा, प्रधान मध्याह्न रेखा कुछ नहीं है, 0 डिग्री देशांतर है, उसी को प्रधान मध्याह्न रेखा कहा गया। वही आपकी जीएमटी है, ग्रीनविच मीन टाइम, और वहीं से समय का कह सकते हैं कि निर्धारण होता है। और उम्मीद है कि इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी और आसानी से आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। इसीलिए तो भाई आप लोग एएम और पीएम का निर्धारण भी तो यहीं से होता है। समय आप लोग लिखते हैं अंग्रेजी में 2 AM, 2 AM, और लिखते हैं 2 PM। इसका मतलब क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, एएम का मतलब होता है एंटी मेरिडियन, इसका फुल फॉर्म। और पीएम का मतलब होता है पोस्ट मेरिडियन। ठीक है, तो जो आपका प्रधान मध्याह्न रेखा है, 0 डिग्री देशांतर है, इसके आगे बढ़ेंगे तो एएम होगा, इसके पीछे जाएंगे तो पीएम होगा। पोस्ट मेरिडियन पीछे, एएम मतलब एंटी मेरिडियन मतलब आगे। ठीक है, जितना समय आगे बढ़ेगा, 12 बज रहा है तो 12 से आगे बढ़ेंगे तो एएम, और 12 से पीछे बढ़ेंगे तो पीएम। यहीं से आपका एएम और पीएम भी निर्धारित होता है, दिन और रात के लिए जो आप लोग इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद है कि आपकी ये देशांतर की सारी चीजें आपको कंफर्म हो गई होंगी। इसी तरीके से जिस तरीके से टाइम जोन आप देखते हैं, अब ये टाइम लाइन जो होता है, स्टैंडर्ड टाइम लाइन, एक शब्द और इसी से संबंधित आता है, अगर आपने नोट कर लिया इसे तो हम लोग इसको इरेज करते हैं। एक शब्द और आता है स्टैंडर्ड टाइम लाइन, मानक समय रेखा, स्टैंडर्ड टाइम लाइन, मानक समय रेखा। मानक समय रेखा क्या है, अब क्योंकि आपका ग्लोब इतना बड़ा है, तो अगर हम भारत की ही बात करें तो भारत में अगर आप देखेंगे तो गुजरात का जो सबसे कह सकते हैं पश्चिमी तट है, और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश का जो सबसे पूर्वी तट है, इनके बीच में समय का अंतर तकरीबन 1 घंटे के आसपास हो जाता है, 1 से 1.5 घंटे का। 1 से 1.5 घंटे में समय का अंतर आ जाता है ना। तो फिर क्या गुजरात में अलग टाइम होगा, अरुणाचल प्रदेश में अलग टाइम होगा? ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए हर देश के लिए एक मानक समय रेखा का निर्धारण होता है, स्टैंडर्ड टाइम जोन, स्टैंडर्ड टाइम जोन का। और भारत की जो मानक समय रेखा है वो मैंने पहले आपको बताया कि 82.5 डिग्री है। 82.5 डिग्री पे जो टाइम होगा वही टाइम पूरे भारत में माना जाता है, कि वही टाइम पूरे भारत में माना गया है। जो ये स्टैंडर्ड टाइम लाइन है ये आधे आधे घंटे के अंतराल पर और 15-15 डिग्री, 15-15 देशांतर के अंतराल पर खींची गई है। तो जो जिस देश में पड़ता है, अगर कोई देश बड़ा है जैसे रसिया है तो रसिया में 11 स्टैंडर्ड टाइम लाइन है। रसिया के अलग अलग भाग में अलग अलग समय होता है, वहां पर 11 टाइम लाइन क्या कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड टाइम लाइन खींचे गए हैं। हाँ, लेकिन 2011 के पहले, 2011 के बाद से 2 कम किया गया, तब भी वहां पर 9 टाइम लाइन है, स्टैंडर्ड टाइम लाइन रसिया में। अमेरिका में 4 है, ब्राजील, अमेरिका में 2 है, ब्राजील में 4 है ना। इस तरीके से जो बड़े देश हैं वहां पर एक से अधिक टाइम लाइन भी हो सकते हैं, लेकिन भारत में एक ही है, 82.5 डिग्री। ठीक, जिससे पूरे देश का समय निर्धारित होता है। जैसा कि आप कहें कि भाई अभी आप बता रहे हैं कि 1 डिग्री के अंतराल पर होने पर 4 मिनट समय आगे हो जाता है, 4 मिनट समय आगे हो जाता है। और भारत का जो आप कह सकते हैं कि देशांतरी विस्तार है 67 से 87 के आसपास है, आप जानते हैं। तो 67 से 87 पे जाने पर तो 20 का अंतर हो गया, 20 चौक 80, 1 घंटा 20 मिनट का अंतर हो जाएगा डायरेक्ट ना।
तो फिर उसको सही करने के लिए एक टाइम जोन को, एक लाइन को स्टैंडर्ड टाइम लाइन माना जाता है। उस रेखा को स्टैंडर्ड टाइम जोन या स्टैंडर्ड टाइम लाइन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अगर इस तरीके से अगर आप देखें तो अलग अलग अक्षांश या अलग अलग देशांतर रेखाओं के उनके उपयोग के आधार पर अलग अलग स्पेसिफिक नाम है, तो उन नामों को जानना जरूरी है और बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, अब एक चीज और होता है, जैसे स्टैंड, आपने प्रधान मध्याह्न रेखा पढ़ा। प्रधान मध्याह्न रेखा के जस्ट अपोजिट होता है 360 डिग्री देशांतर। 360 डिग्री देशांतर ना, सॉरी 360 करें, 180। 360 तो होगा ही नहीं ना, 180 डिग्री देशांतर। क्षमा याचना चाहेंगे 360 बोलने के लिए या लिखने के लिए। 0 डिग्री के जस्ट पीछे आप ऐसे बढ़ेंगे तो 180 इधर खींचेंगे, 180 इधर खींचेंगे, टोटल 360 देशांतर होते हैं। लेकिन आप खींचेंगे 180 पूर्वी गोलार्ध में, 180 पश्चिमी गोलार्ध में, और इसके पीछे जाके मिल जाएंगे। जो ये वाली रेखा है 0 डिग्री देशांतर, इसी के जस्ट पीछे 180 डिग्री देशांतर होगा। अगर 180 डिग्री देशांतर और 0 डिग्री देशांतर को मिला दे तो ये पूरा एक वृत्त बन जाएगा। और अगर यही 0 डिग्री और 180 डिग्री देशांतर से काट दें हम अगर इस गोले को, तो ये पूर्वी गोलार्ध और ये पश्चिमी गोलार्ध हो जाएगा। जिस तरीके से विषुवत रेखा से काटने पर ये उत्तरी गोलार्ध हो, दक्षिणी गोलार्ध हो जाता है, वैसे ही 0 डिग्री देशांतर और 360 डिग्री देशांतर से अगर हम पृथ्वी को काट दें तो पूर्वी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दो आधे भाग में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 180 डिग्री देशांतर इधर से जाएंगे तो आप कहेंगे 180 डिग्री इधर ईस्ट लिखते हैं, इधर वेस्ट। जैसे कि ये आपका है 10 डिग्री ईस्ट, 20 डिग्री ईस्ट, 30 डिग्री ईस्ट, इधर आएंगे तो फिर ये वेस्ट है। देखिए इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, तो वेस्ट होगा। और लास्ट में जो 180 डिग्री बनेगा, ये बात जानने के लिए महत्वपूर्ण है कि 180 डिग्री देशांतर ईस्ट और वेस्ट एक ही है, अलग अलग नहीं है, कॉमन लाइन ना, वहीं जाके दोनों लास्ट में मिल जाएंगे। ईस्ट और वेस्ट एक ही है। और 180 डिग्री देशांतर को हम लोग मानक तिथि रेखा कहते हैं, ये भी ध्यान रखना है, मानक तिथि रेखा। 0 डिग्री देशांतर को मानक समय रेखा कहते हैं, यानी उसको उससे क्या निर्धारित होता है, समय, टाइम। जबकि 180 डिग्री देशांतर को क्या देना होता है, तिथि, यानी कि दिन, यानी कि दिनांक। जैसे भाई समय निर्धारित करने में समस्या आ रही है, वैसे दिन में भी तो कहीं दिन कहीं रात अलग अलग समय में हो रहा है, तो एक मानक तिथि रेखा होनी चाहिए ना। तो जो मानक तिथि रेखा है वो 180 डिग्री देशांतर है, और जो मानक समय रेखा है वो 0 डिग्री देशांतर। ठीक है, दोनों में अंतर आप लोग समझ गए, तिथि और समय। तो ये हो गए आपके अक्षांश और देशांतर से रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट। अगर आप इन दोनों क्लासेस को, इसके पहले वाले पार्ट 1 और इस क्लास पार्ट 2 को देख लेते हैं, तो किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले अक्षांश और देशांतर रेखाओं से संबंधित सभी प्रकार के प्रश्नों का जवाब आप दे सकते हैं। बस शर्ते कि आप लोग क्लास को शुरू से अच्छे से देखिए और उसको जो भी चीज़ें आपको बताई जा रही है उसको नोट करते रहिए। तो चलिए आज के क्लास में इतना ही, फिर हम लोग जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, पढ़ते लिखते रहिए।